अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामु अलैकुम। आज है पीर 22 ज़ीक़ात 1444 हिजरी, जून की है 12 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। और oh my God, what to say man, is what a hot morning this is here in Karachi. I mean, आपको जो है ना वो शक होता है कि ये कोई कराची वाला, तो जैसे कहते हैं ना कि जो सुबह होती है कराची की, वैसी तो कोई सुबह ये है ही नहीं, बिकॉज उसकी रीजन यही है दैट यू नो द रीजन, बिकॉज एक साइक्लोन यहाँ के करीब से आ रहा है जिसका नाम बिपोरजोय है और ये इस वक्त इसकी जब पहली खबरें आई थी वो ये आई थी कि ये कहीं मिडल ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन अब इसने जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज किया है और इसका टारगेट जो है वो भारतीय गुजरात और पाकिस्तान के सिंध की कोस्ट है, जिससे कहते हैं कि कराची में भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन द पॉइंट इज दैट वो इम्पैक्ट से पहले वो जो एक गर्मी की लहर आती है, अगर इम्पैक्ट हो या ना हो, लेकिन वन थिंग इज फॉर सर्टन कि जी उसकी एक गर्मी की एक लहर आती है। बिकॉज काफी दफा ये बात की है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड जब जारी होती हैं और जब अरेबियन सी पे इतनी शदीद जब लो प्रेशर डेवलप हो जाता है तो फिर बहुत ही गरम लैंड ब्रीज जो है, गरम खोलती हुई हवाएं जो हैं वो इस वक्त समंदर की जानिब चलनी शुरू हो जाती हैं। यानी वो जो सी ब्रीज है, सी से चलने वाली हवाएं, वो लैंड ब्रीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। उस लैंड ब्रीज की वजह से इस वक्त भी कराची में इट वाज 31 डिग्री सेल्सियस इन द मॉर्निंग, व्हिच इज वेरी अनयूजुअल। लेकिन एक छोटा सा जो सॉलिस है इसमें वो ये है कि ह्यूमिडिटी इज ऑन द लोअर साइड, बिकॉज ज़ाहिर है जो ड्राई हवा आती है, लैंड ब्रीज जो आती है वो कम ह्यूमिड होती है, बिकॉज काफी ड्राई एरियाज से ये बलूचिस्तान वगैरह से हवा चलती हुई आ रही होती है। सो लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ हेजीनेस इन दैट एयर एज वेल। सो आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। वी वोंट माइंड अ लिटिल बिट ऑफ रेन हियर इन कराची, बट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रेन, बिकॉज गर्मी काफी चल रही है, आपको इससे अंदाजा भी हो रहा होगा। और या गुड लक टू अस ऑल। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोग के मैसेजेस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, उस पे मैं इस वक्त नजर डालना जो है वो शुरू कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी हु सेंट अस द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे। ठीक है, ओके, जजील अहमद साहब का आज का मैसेज आया है पहला, और मुझे लग रहा है अब्दुल रज़ाक साहब से परमानेंटली नाराज हो गए। किसी ने मुझसे ट्विटर के कुछ ट्वीट शेयर किए थे जिसमें वाकई कॉन्वर्सेशन अंदाजा हो रहा था कि जी रज़ाक साहब मुझसे नाराज हो गए हैं बिकॉज मैं उनके मैसेजेस नहीं पढ़ता। यानी सोचें यार, रज़ाक साहब ये बात बोल रहे हैं कि मैं उनके मैसेज नहीं पढ़ा। लेकिन बहरहाल जजील साहब कहते हैं तमाम सनराइजर्स साथियों को फैज अहमद फैज के खूबसूरत कलाम का एक कता मौजूदा हालात पर हौसले के लिए पेश है। अब कर दिया ना मेरा, आपने कड़ा इम्तिहान ले लिया। देखिए उस दिन जाहिदा शाहीन साहबा ने बहुत आसान सी शायरी शेयर की थी तो मैंने वो पढ़ ली थी। अब आप फैज अगर मुझसे सुबह सुबह पढ़वाएंगे तो फिर अब चलें, बहरहाल कोशिश करते हैं। मेरी जान आज का गम ना कर कि ना जाने कातिबे वक्त ने, मेरी जान आज का गम ना कर कि ना जाने कातिबे वक्त ने, किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख लिखी हो मुसर्रतें। वाह क्या बात है, किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख रखी हो मुसर्रतें। जबरदस्त, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। जताउर रहमान साहब कहते हैं थैंक यू सो मच जजील साहब फॉर शेयरिंग दैट खता। अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, द वंडरफुल क्लब हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ न्यू स्लोगन, हमारा आजम सेहतमंद पाकिस्तान। जबरदस्त, ये वंडरफुल क्लब जो है ये बड़ा जबरदस्त एक पैन कराची, बल्कि मेरे ख्याल से अब तो ये पैन पाकिस्तान एक क्लब है जो कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ पार्कों में सुबह के टाइम पर जो है वो योगा करवा रहा होता है और इट्स वेरी नाइस। अब तो हमारे भी पार्क में योगा हो रहा होता है जहाँ मैं सुबह रनिंग करने जाता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। मुझे याद है एक ज़माने में काफ़ी जल्दी स्टार्ट हुआ करता था और उसमें आफ्टर एवरी एक्सरसाइज और समथिंग एक अंकल जो है वो वंडरफुल का नारा जो है वो लगाया करते थे। वल्लाह आलम अब वो वाला ग्रुप नजर नहीं आता है, अल्लाह खैर करे जी। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, फराज कहते हैं 4 kids found alive after 40 days of a plane crash in Amazon jungle, age 13, 9, 4 and 1. The children survived on cassava flour and seeds. यार ये क्या स्टोरी आई है कोलंबिया से, सीरियसली ये खबर थोड़ा बहुत तो फॉलो मैं कर रहा था, कहीं ना कहीं
टाइमलाइन पे ये खबर आ जाया करती थी कि एक प्लेन क्रैश हुआ, गिर गया, 3 people died, there were 4 children, were all siblings, बहन भाई थे जो कि उस प्लेन में मौजूद थे और उनकी वालदा जो है वो इंतकाल कर गई थी. पायलट डाइड एंड द अदर whoever the passenger was, वो भी बेचारा मर गया. लेकिन वो 4 बच्चे जो हैं उनके रिमेन्स नहीं मिले. तो ख्याल यही था कि वो बच्चे जो हैं वो सरवाइव कर गए और बच्चे कहीं निकल पड़े हैं. रास्ते में उन्हें उन कदमों के निशान मिले. जो सर्च एंड रेस्क्यू वाली टीम थी उनको एक बच्चे का डाइपर मिला एंड ऑल, जिससे उनको अंदाजा था चिल्ड्रन हैव सर्वाइव्ड. सो फाइनली आफ्टर 40 days दे मैनेज टू फाइंड दैट चिल्ड्रन. अच्छा देखें, ये कहना जो है ना, ये तो चलें 40 दिन बच्चों ने कुछ खा पी के गुजारा कर लिया होगा, लेकिन हम जिस टेरेन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डेंस अमेज़न फॉरेस्ट देयर. आई मीन अमेज़न फॉरेस्ट के हवाले से काफ़ी सारी फिल्में वगैरह, एनाकोंडा अगर आपको याद हो एक फिल्म बनी थी, वो भी ब्राज़ील के अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह के हवाले से बनी थी. सो यहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो यू कैन इमेजिन कि किस तरह के मुश्किल हालात में इन बच्चों ने सर्वाइव किया होगा ना. व्हाट अ स्टोरी दिस इज. और मैं यही सोच रहा था कि दिस वाज वेरी सिमिलर टू समथिंग दैट वी सॉ विद दोस थाई चिल्ड्रन. अगर आपको याद हो वो केव में जिन्होंने सर्वाइव किया था, दैट फुटबॉल टीम, दिस वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वाइवल. सो इसमें जो सबसे छोटा बच्चा था, ही वाज एन इन्फेंट, 1 साल का बच्चा था. सो the elder children, they took care of their siblings. और what a story this is. बस बेचारों की वालदा का इंतकाल हो गया इस प्लेन क्रैश में और इनकी बॉडीज तो काफी दिन पहले ही मिल गई थी. सो व्हाट ए स्टोरी यार, डू रीड अबाउट दैट. चलें जी, एक बहुत मुख्तसर सा ब्रेक है, बस मैं यूं गया और यूं आया. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो, दिल की आवाज. गुड मॉर्निंग. दूसरे प्रोग्राम ट्यून के जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं एक बार फिर से. सनराइज #सनराइज बशीर अहमद कहते हैं अरे मुबारक हो भाई, आपका 150वां मैसेज है. अमिताभ बच्चन की तरह बशीर साहब भी मैसेज करते हुए एक हमेशा एक काउंटर जो है ना वो जरूर लगाते हैं उसमें, और आज आपकी 150 जो है वो कंप्लीट हो गई है. सो कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड. कहते हैं सलाम प्यारे अदील, IMF का क्या हुआ, क्या आपको लगता है? कुछ तफसीलात आगाह करेंगे. इसलिए मैं कहता हूँ मेरा YouTube देखना शुरू कर दें आप लोग, बिकॉज काफी तफसील से मैंने उसमें बात की. बट बहरहाल आई एम मेकिंग अ शॉर्ट क्लिप ऑफ माय YouTube टॉक एज वेल, जिसमें 2-3 मिनट में जरा 3-4 मिनट में समराइज कर देंगे पूरे बजट को. भाई IMF तो खुदा हाफिज हो गया फिलहाल, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, अंटिल एंड बिकॉज ये जो बजट हमने अब प्रेजेंट कर दिया, इसके बाद तो IMF की वापस आना फिलहाल इस प्रोग्राम में तो एक मिरेकल ही होगा. और गालिबन हुकूमत ने ये कॉल ले ली है कि जब तक है जान, यानी जब तक उनकी गवर्नमेंट है, बिकॉज आपको पता है कि आप इस गवर्नमेंट के जाने में टेक्निकली देखा जाए, वैसे तो पाकिस्तान आपको पता है कि आइन वाइन फॉलो होता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली इस हुकूमत के जाने में 2 महीने और 7 दिन रह गए हैं. यानी ये तकरीबन कोई 67 डेज की गवर्नमेंट रह गई है. तो इसहाक डार साहब ने जो बंदोबस्त कर दिया है वो ये कर दिया है कि 17 अगस्त तक के लिए तो IMF पाकिस्तान में हमें आता हुआ नजर नहीं आ रहा. और वो बड़ी आसानी से अभी रिसेंटली शाहजेब के प्रोग्राम में कह के चले गए कि भाई आने वाले जो हैं वो देखेंगे, आने वाली गवर्नमेंट जो है वो देख ले IMF का क्या करना है, बिकॉज दिसंबर तक हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे यार. खुदा की कसम क्या करूं इस मुल्क का यार मैं. लेकिन खैर उन्होंने कहा जी दिसंबर तक हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे यार, आज के आगे जो है ना वो अल्लाह मालिक है, तो आने वाले हुकूमत जो है ना वो देखेगी. सो वो आने वालों के लिए जैसे कहते हैं ना, खान साहब के बारे में कहते थे जी उन्होंने जी लैंड माइंस बिछा के गए. ये लैंड माइंस नहीं, ये तो क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का छिड़काव करके चले गए. यानी जो हालात आगे आने वाले हैं, अल्लाह हम पे रहम करे. बशीर भाई, आई होप दैट क्लैरिफाइज, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा. ऑलराइट जी, इसके अलावा निकोलस स्टर्जन हैज बीन अरेस्टेड. व्हाट अ बिग न्यूज़ दैट वाज मैन, जबरदस्त जी. स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जो लीडर हैं, फर्स्ट मिनिस्टर, जो अभी इनके फर्स्ट मिनिस्टर आए हैं, आप जानते हैं पाकिस्तानी निजात हमजा साहब, उनके बाद जो है ये उनसे पहले जो है ये खातून हुआ करती थी. एंड शी हैज बीन अरेस्टेड इन अ फाइनेंस प्रोब, यानी पार्टी की फंडिंग के हवाले से, पार्टी के माली मामलात के हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया. बिग न्यूज़ देयर इन द UK पॉलिटिक्स. वेरी नाइस, आई एम हैप्पी टू सी जावेद साहब कि आप भी जो है वो इन खबरों में इंटरेस्ट ले रहे हैं. इमरान अहमद साहब हमारे दोस्त का मैसेज आया है और माशाल्लाह जी, इज फ्लाइंग टू फ्रैंकफर्ट जर्मनी to attend a conference. Prayers needed. माशाल्लाह जी, जबरदस्त. कौन है जी जनाब? 13 से 15 जून फ्रैंकफर्ट जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हो रही है. इमरान अहमद साहब अपनी कंपनी को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ही विल बी टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक्स. वाओ, आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द conference that is happening. So good luck to you, mate.
हैव अ ग्रेट टाइम यार और एंजॉय करें जर्मनी. आई होप इमरान यू विल नॉट जस्ट बी देयर फॉर द कॉन्फ्रेंस टाइम, बट आप आने वाले चंद दिन रुकेंगे भी एंड यू विल सी फ्रैंकफर्ट इन द एरिया अराउंड फ्रैंकफर्ट एज वेल एंड जर्मन कंट्री साइड इज वेरी ब्यूटीफुल. सो या एंजॉय. ओके जी, इसके अलावा आप क्या कहते हैं? फहीम अली खान कहते हैं डियर अदील अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. और आपने जो है वो एक कुरान की आयत सूरह निसा की आयत नंबर 40 शेयर की है. यकीन मानो अल्लाह ताला किसी शख्स पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता. बिल्कुल जी. आपको पता है कि ये जिस तरफ इशारा किया गया है वो किस तरफ इशारा किया गया है. और जाहिर है जिस दिन यौम जज़ा होगी और जिस दिन क़यामत होगी उस दिन अल्लाह ताला किसी पे जो है ना वो जुल्म नहीं होने वाला. सबको अपने अमाल के बराबर हिसाब जो है वो मिलने वाला है और लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे. तहसीन अमजद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स फ्रॉम ए टाउन. इट्स अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर. व्हाई एफएम मैनेजमेंट इज नॉट अपग्रेडिंग विंडो इन स्टूडियो कंप्यूटर्स. क्या मेरे एफएम की एयरवेव ट्रांसमिशन इंटीरियर सिंध के आउटस्कर्ट एरिया में ऑपरेट होती हैं? इतने सारे सवाल तहसीन ने पूछ लिए. नहीं भाई, ये जो है हमारा सिंध में सिर्फ कराची में ही हमारी ट्रांसमिशन जो है वो सुनी जाती है, उसके बियॉन्ड कहीं नहीं सुनी जाती. हो सकता है कि हब तक, बलूचिस्तान के जो हब तो बेसिकली कराची के साथ एक लगा हुआ शहर है, कहने को तो बलूचिस्तान में, लेकिन कराची का एक सबर्ब ही है, वहां तक शायद हमारे सिग्नल पहुंच जाते हों. मेरे ख्याल से पहुंच जाते हैं हमारे सिग्नल वहां तक, लेकिन उसके बियॉन्ड ना मेरे भाई ना. ऑलराइट. जिसके अलावा डीजे सुमैर कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. फहीम अली खान कहते हैं इफ द रशियन ऑयल शिप स्टार्ट्स कमिंग रेगुलरली व्हाट वुड बी द बेनिफिट टू अस और द कंट्रीज इकोनॉमी. देखिए, एक बात आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी. ये जो रूसी ऑयल का पहला टैंकर जो है जो पाकिस्तान पहुंच गया है, अभी तो हमें इसको रिफाइन करना है. हमारी रिफाइनरियां इसको रिफाइन करेंगी और फिर देख के हमें बताएंगी कि भाई ये हम ठीक से रिफाइन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है, ये मामला चलेंगे भी या नहीं चलेंगे. फिर उसके बाद जो है वो धड़ाधड़ हम जब बाइंग करना शुरू करेंगे तो उसके बाद कोई गेम शुरू होगी. देखिए बात फहीम मैं आपको बोलता हूँ, कोई ज्यादा इस मामले में उम्मीद लगाने की जो है ना वो जरूरत नहीं है. और मैं आपको ये बात भी बताता हूँ कि आई थिंक वी हैव एज फार एज द रशियन ऑयल इज कंसर्न, हम ऑलरेडी अपनी बोट मिस कर चुके हैं. आज से 1 साल पहले अगर ये मामला शुरू हो जाते, जिस वक्त यही नून लीग जो है कहा करती रही, जिस वक्त शौकत तरीन ने ऐलान किया था उस वक्त के वजीर खजाना रशियन ऑयल खरीदने के हवाले से, अगर हम उस वक्त स्टार्ट कर लेते तो हमें शायद 1-2 महीने में ये बात पता चल जाती कि मामला जो है मामला जो है वो बनते हैं या नहीं बनते. अब ये आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मैंने आपको बताया कि 67 दिन की जो है ये हुकूमत अब रह चुकी है. इसमें कुछ खास जो है ना वो होने वाला है नहीं. बहरहाल चले जी, ये हो गई बात फहीम के मैसेज की. और अताउर रहमान साहब बिल्कुल जी सर, वेरी हॉट मॉर्निंग सर टुडे सर, नॉट अ सिंगल लीफ मूविंग. वैसे वाकई बात आपने दुरुस्त की है, नॉट अ सिंगल लीफ. आज मुश्किल सुबह थी यार, और आज मैंने अपने जो है ना वो रन कंप्लीट करने में वाकई मुझे आज जो है ना जरा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी. बट थैंक यू सो मच. आपके मजीद मैसेज में लिखते हैं yesterday I met my yoga friend Mr. Naveed Shakil. He is your regular silent listener for the last 15 years. He admires your program and found it very informative. He asked to convey his feeling that you are the best RJ. Oh, thank you so much. बहुत शुक्रिया भाई. नवीद शकील साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया. खुश रहिए और आबाद रहिए सर. दुआओं में याद रखिए मुझको और थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल आई कैन से. एफ के नियासी कहते हैं भाई बजट में इतना फंड रखा है लेकिन कर्जे की किस्त कौन देगा? 600 अरब की जो नेक्स्ट मंथ देने हैं. दे देंगे यार, कर्जा लेके दे देंगे हम. और क्या करना है. लेकिन खैर पॉइंट वैलिड है जी, पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए बजट के बारे में राय मैं अपनी आपके साथ शेयर कर लूंगा शो में भी, तो इंशाल्लाह वो आपको हम बता देते हैं आगे चल के. डेफिनेटली कोई इसमें बजट में कोई खास चीज नहीं है. 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ जरूर. चलें जी, आपको सुना देते हैं एक गाना, उसके बाद आपको एक छोटे से ब्रेक की जानिब लिए चलेंगे. ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. 7:32. लॉट्स टू टॉक अबाउट इन आवर प्रोग्राम टुडे. गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा बहुत नजर डालेंगे हम यूक्रेन के हवाले से. यूक्रेन ने दावा किया है कि उनका मच अवेटेड जो स्प्रिंग ऑफेंसिव था, जो कि अब समर ऑफेंसिव बन गया है, इसका आगाज उन्होंने जो है वो 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था दैट वी स्टार्टेड. और उसमें उन्होंने ऐलान ये किया कि उन्हें कुछ कामयाबियां मिलना शुरू हो गई हैं. विल टॉक अबाउट दैट फॉर श्योर. और इसके अलावा हम जो है वो डेफिनेटली बात करेंगे आगे चल के
अबाउट स्पोर्ट्स आज तफसील से बात करनी है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बिलाखिर इख्तिताम को पहुंचा. आखिरी दिन तक ये मैच गया, लेकिन इंडिया ने थोड़ी बहुत फोर्थ डे पे एक्साइटमेंट जरूर क्रिएट की थी, लेकिन दैट जस्ट वाज़न्ट इनफ. दोनों टीमों के दरमियान जो फर्क था वो काफी हद तक वाज़ेह हुआ. खास तौर से उनकी बॉलिंग का जो फर्क था उसने जो है वो फैसला कौन किरदार अदा किया. इसके अलावा नेचुरली टेनिस का जिक्र होना है, कुछ फुटबॉल का भी हम जिक्र करेंगे. ज़ाहिर है वीकेंड पे दो इंपॉर्टेंट मैचेस हुए. एक अगर हम क्लब फुटबॉल के हवाले से बात करें और एक अगर हम पाकिस्तानी फुटबॉल के हवाले से बात करें. तो ये सारा जिक्र तब होगा 8:05 के बाद जब हम खेलों का जिक्र करते हैं अपने प्रोग्राम में. ये उससे पहले ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस मुख्तसरन एज वेल. सो ठीक हो गया. ऑलराइट, बाकी का सीन है. बाकी ये पीर ज़हीर साहब का मैसेज आया था. थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ नहीं लाए कल परसों हमारा जो है वो नाश्ते पे, और कोई बात नहीं सर, नो इश्यूज. आई एम श्योर आप बिजी होंगे. In YouTube, you and Ayan were looking very nice as always. Mashallah, I watched but did not participate. So sorry, brother. Missed the wonderful gathering. आसिफ साहब, गुल मुस्तफ़ा, अल्लाह दाद लिस्टिंग. थैंक यू सो मच सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. शहजाद नियाज़ साहब वालेकुम अस्सलाम. हसन इकबाल कहते हैं साइक्लोन. हसन ने सिर्फ यही लिखा है साइक्लोन, दैट्स इट. अस्सलाम वालेकुम अदील भाई. सोशल मीडिया में एक साहब है जो लोगों को गालियां देकर क्या है मोटिवेट करते हैं. उनका मशहूर जुमला है ओ गरीबों, जो कि लोगों की तजलील है. क्या ये तरीका मुनासिब है? बहुत शुक्रिया. नहीं, अगर गालियां दे के कोई मोटिवेट करता है तो मुझे नहीं पता. हर किसी का देखिए अपना स्टाइल होता है. और सोशल मीडिया में देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. एक तो ये कि हम थोड़े से ना कुछ चीज़ों के मामले में हसास भी हो गए हैं. मसलन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि 1990 के आगाज में और 1980 के अख्ताम में या 1990 की दहाई में उमर शरीफ साहब जो कॉमेडी करके गए हैं, अगर आज के दौर में वो कॉमेडी कर ली जाए तो हमारे यहाँ की जो वोक क्राउड है वो उमर शरीफ साहब मरहूम का अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको जो है वो लिटरली उनका जीना मुहाल कर देता. तो वक्त के साथ ज़ाहिर है हमारी कुछ प्रेफरेंसेस और हमारे जो स्टैंडर्ड्स, जो मयारात हैं, जो बेंचमार्क्स हैं वो बदल जाते हैं. सो बाकी वो गरीबों को कहना, ये आई थिंक वो बहुत ज्यादा दोस्ती यारी में अक्सर आपने फ्रेंड से बात करना, इधर आ गरीब इंसान, इधर आ गरीब, तो ये उस तरह की बात कर रहे थे. कि सोशल मीडिया का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो ये है मेरे भाई अपना मुनव्वर, के आपको जो चीज समझ में नहीं आती आप उस चीज को ना देखें. ये कोई पीटीवी तो है नहीं कि जी मेरे टैक्स के पैसों से पल रहा है तो फिर मैं डिमांड कर सकता हूँ कि मैं क्या चीज़ है वहां पे देखना चाहता हूँ. अगर आपको लगता है कि गालियां देकर मोटिवेट करना आपके लिए काम नहीं करता, तो वो डॉक्टर साहब है ना, वो लाहौर के जो होते हैं, वो जो खान साहब से भी मिलकर आए थे और उनसे मुलाकात भी की थी, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं. वो बहुत ही शाइस्ता और बहुत ही खूबसूरत जबान इस्तेमाल करके लोगों को मोटिवेट. नहीं, मैं कासिम अली शाह की बात नहीं कर रहा. कासिम अली शाह की तो यहाँ पे तो उसकी तो गेम ही खत्म हो गई, बिल्कुल गेम ऑफ. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग नाउ दीस डेज. वो सुना है उनको आर्ट्स काउंसिल लाहौर का कुछ बना दिया था, वो भी सुना है कोर्ट ने उनको फारिग कर दिया. तो वो बंदा तो अपने ऊपर काफी बुराई ले आया. लेकिन वो एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद इकबाल शायद उनका नाम है, या डॉक्टर जावेद को जिस तरह करके नाम है, अच्छी बातें करते हैं, इसमें शक नहीं है, बड़ी मोटिवेटिंग बातें करते हैं. तो उनको आप सुने तो भाई वो जो कोई कर रहा है वो करने दें. मसलन इंडिया में भी आप देखें, इंडिया में भी कुछ बड़े अच्छे व्लॉगर्स हैं, बट दूसरी जानिब एक कैरी मिनाटी करके एक नामी है, क्या नाम है, उफ मेरे खुदा, यानी उस शख्स का कोई जुमला एक गलीज सी गाली दिए बगैर जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता. सो अब ये है मसला. आपको जो देखना है देखें, नहीं देखना नहीं देखें जी. बिल्कुल. उमर मुस्तफा कहते हैं हाउ डू यू सी द बजट? आई सी इट एज अ वेरी बैड बजट सर. ओके जी. शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. अच्छा जी, इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, इट्स 7:15 AM. लुक एट द टेम्परेचर. बिल्कुल यार, 31 डिग्रीज. बिल्कुल, आज कराची में हाई ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेक्टेड. एंड सो अल्लाह खैर करे जी. हसान शेख कहते हैं द इथियोपियन कैलेंडर इज 7 years behind the rest of the world. वेरी नाइस. कते में 4 मिसरे होते हैं, शेर में 2 मिसरे होते हैं. बिल्कुल सही कहा ख्वाजा साहब, आपने दुरुस्त फरमाया. बिल्कुल सर, गलत बातें हमसे भी बुलवा लेते हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं सर. जो भी था सर, शेर था, फैज का जो भी था, बहुत खूबसूरत शेर था सर. अगर अल्लाह, अब तो ये भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं फैज का ये शेर भी था या नहीं. ये भी तो बड़ा मसला होता है ना हमें, क्योंकि ज़ाहिर है हमें तो कोई ज्यादा शेर व शायरी के बारे में नॉलेज है ही नहीं. किसी के नाम से कुछ भी पढ़वा दें हमको. सो जैसे इस चक्कर में सबसे ज्यादा जो फंसाया गया, सबसे बदनाम जो किया वो अल्लामा इकबाल को किया गया. यानी कोई भी शेर कर दो. एक बार याद है इमरान खान साहब ने, जो साहब हैं पीटीआई के बानी,
उन्होंने जो है वो एक गलत शेर लगा दिया इन्होंने अल्लामा इकबाल के नाम से. सो क्या कहा जा सकता है. ओके ठीक है. अच्छा जी. ओहो अरे ये तो भाई हमारे जुल्फी ताहिर साहब ने जो है वो काफ़ी सारे बातें जो हैं वो की हैं. अच्छा जी. अच्छा. ओहो वेरी गुड. अच्छा देखिए यार, देखें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस. मैं जो इस वक्त यूट्यूब का टेस्ट रन कर रहा हूँ उसमें बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि जितने लोगों ने, थोड़े बहुत लोग जो इस वक्त देख रहे हैं ज़ाहिर है, वो मुझे अपने सजेशन से नवाज रहे हैं. और उस पर कुछ बहुत वर्केबल सजेशंस हैं और कुछ वर्केबल सजेशंस नहीं हैं. लेकिन बहरहाल मैंने कल हमारे एक दोस्त को भी मैं यही बोल रहा था कि इट टेल्स अबाउट द ओनरशिप. आप मुझसे जो आपके रिस्पेक्ट का एक हम लोगों के दरमियान आपस में जो एक रिश्ता है, तो उस बुनियाद पे ही आप जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस अपनी दे रहे हैं, जिसको यकीन जाने कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ. और मेरा ये ख्याल है कि मेरा भी अपना जो कॉन्फिडेंस है कैमरे के सामने बैठ के इस तरह यूट्यूब लाइव करने वाला, दैट इज इम्प्रूविंग बिकॉज आई हैव रिज्यूम्ड इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है. बाकी जुल्फी आपने जो मुझे सारे सजेशंस दिए हैं, ये जैसे कहना चाहिए कि जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने अभी जो ऊपर ये 5 पॉइंट वाले, ये 5 पॉइंट्स कवर्ड हैं. मेरे लिए जो इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था टेक्निकली बी ऑन द राइट path. So I invested a reasonable amount on the equipments and gadgets and all. And thanks to some of the admirers and well wishers that I have, उनकी बहुत सपोर्ट रही है इस पूरी चीज में. So I think the gadgets that we have are top of the line. अगर कोई चीज फिर भी आउटपुट सही नहीं आ रहा तो ये मेरी अपनी शायद थोड़ी सी काहिली है, बट या. So I'm working with a very small team there with कुछ university students and all, so they'll be doing the editing and all. So वो जो आपने बोला है कि 3-4 तगड़े से vlogs and all, don't worry about that. ये it's a work in progress and it's not a short term thing. For me it's a medium to long term thing, so things will continue improving. But I need your support, of course. That is the most important thing. So anything that you like, anything that you admire, just feel free to share with your friends and stuff. So yeah, there will be lots of material, I'm telling you. I can guarantee you there will be a lot of material in the coming days that you would be very happy sharing with your friends. इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा. चलें ये आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि मैं मोहम्मद सलमान साकरान से, अच्छा हब साकरान से प्रोग्राम सुनते हैं. हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हब में हमारी आवाज़ जो है वो पहुंचती है, और हमारे पास साकरान से जो है वो एक मैसेज भी आया है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू मेरे फ्रेंड. और ठीक हो गया. बाकी का सीन है, बाकी ये सीन है 7:40. अच्छा किसी ने ना मुझे उस दिन भी मैसेज किया था, उसने कहा था कि यार आपके शो में अब गाने बहुत चलने लग गए हैं. मेरे शो में अब गाने वाकई बहुत चलने लग रहे हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हर लिंक में एक गाना जो है ना वो मैं जरूर चला लिया करूँ. सो ठीक है. बट यार असल में आपको पता है ना कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिलिबरेटली अवॉइड कर रहा हूँ, और इस वजह से जो है ना जरा थोड़ा सा ज़ाहिर है समथिंग नीड्स टू टेक अप दैट टाइम फॉर दैट. और दूसरी शायद एक और ही वजह थी कि इश्तिहारात रिसेंटली जरा कम हो गए थे, जिसकी वजह से और भी शायद गाना चलाना जरूरी हो रहा है. वरना नॉन स्टॉप इतनी लंबी बात करना जो है ना वो इतना आसान जो है वो बहरहाल होता नहीं है. ठीक है चलें जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि आपको अब हम चलें जी, एज वी टॉक्ड अबाउट अ सॉन्ग, गाने की तरफ भी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं. और इस गाने के बाद एक do we have a commercial break at 45? It's a very very small commercial break that will be there. और उसके बाद वापस आएंगे और फिर अपनी गुफ्तगुओं का सिलसिला हम जारी रखेंगे प्रोग्राम में. If you wish to participate, you can tweet me with the hashtag sunrise with Adil and don't go anywhere and keep listening. Welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है. सादिया असद कहती है, Morning Adil, I just heard you mention Bani PTI regarding some poetry. So the news is true that his name has been banned from being mentioned in media. देखो I'll be very frank about it. हमें कोई बाकायदा नोटिफिकेशन भेज के, ईमेल भेज के जो है ना वो ये बात नहीं बताई गई है कि इमरान खान का बानी PTI का नाम जो है वो लेना है या नहीं लेना. लेकिन द पॉइंट इज दैट ये है लाइक असल में हो ये रहा है कि लोग आजकल टीवी इतना कम देख रहे हैं कि उनको ये बात पता ही नहीं है कि ये हो रहा है. पीपल आर जनरली रिलाइंग ऑन सोशल मीडिया. अपने उनके 3-4 फेवरेट ब्लॉगर्स हैं जिनको वो सुन रहे होते हैं, जिनके थ्रू वो अपने दिन की जितनी भी न्यूज होती है उसकी वो कवरेज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं.
सो वो जो कवरेज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, उससे फिर उसके उस पर सोशल मीडिया पे तो पाबंदी नहीं है. सोशल मीडिया पे आपको जो बोलना है जो बोलें. अभी हमारे भाई ने बोला कि एक आदमी है कि जी गालियां दे के मोटिवेट करता है. सोशल मीडिया आपको पता है कि मादर पिदर आजाद किस्म की एक दुनिया है, और उसमें जो है वो नाम लिया जा रहा है. इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वाकई टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो ये नाम लेने को इस वक्त जो है वो अवॉइड कर रहे हैं. इससे पहले आप जानते हैं कि यही टेक्निक जो है ये बानी MQM पे जो है ये ट्राई की जा चुकी है. बहरहाल वेदर इट वर्क्स और नॉट दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. आरिफ खान बरकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर फ्रॉम पिशावर. क्या बात है. और आपने खूबसूरत से आलू बुखारा जो है वो अपने हाथ में लिया हुआ और उसकी तस्वीर जो है वो साथ खींच के भेजी है. भाई आलू बुखारा और खुबानी क्या जबरदस्त इस वक्त जो है ना मार्केट में आई हुई. और आम तो माशाल्लाह इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि बह रहा है कराची की सड़कों पे. आई एम श्योर आपके इलाकों में भी, आपके रिस्पेक्टिव शहरों में भी ऐसा ही हो रहा होगा. लेकिन माशाल्लाह क्या खूबसूरत यार ये चीजें हैं. ये चीजें मिस करने वाली हैं पाकिस्तान की वजह से, सीरियसली. और क्या सीन है भाई. मोहम्मद मुनीब कहते हैं अदिल भाई डूइंग मेडिकल कैंप इन गिलगित हुंजा एंड स्कर्दू फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी. दैट इज सो कूल यार. बड़ी खूबसूरत जगहों पे आप जो है वो मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं. और व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ दिस इज गिलगित बल्तिस्तान. अल्लाह करे हम इन इलाकों की ख्याल करें और सारी चीजें करें तो बड़ी अच्छी बात है. आजकल पता हुआ क्या है. हुआ ये है कि आज मुझे ना लिंक्डइन में एक बंदे ने अप्रोच किया एंड ही वाज एन स्टेट एजेंट इन गिलगित बल्तिस्तान एंड आई डोंट नो व्हाई ही थॉट आई एम सम वेरी रिच गाय. तो वो मुझे ना गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जमीनों की तस्वीरें और डिटेल्स भेजता रहता है. ये फी कनाल इतना है, ये फी कनाल इतना है, 4 कनाल अवेलेबल है, और ये मरला इतना है. और ये यार उसमें कुछ जमीनें ऐसी थी, इतनी खूबसूरत जगहें वो भेज रहा था इन द शिगर वैली एंड स्कर्दू और बाकी जगहों पे. फंडर एक बड़ी खूबसूरत जगह है वहाँ पे. यार मैं काश मैं अमीर होता है यार. मैं तो ये इतने मरला जमीन लेके कुछ भी नहीं करता वहाँ, एक छोटा सा अपनी कुटिया बना लेता मैं. लेकिन यार जबरदस्त एयरबीएनबी पे चढ़ा था बाकी साल. हाँ इस पे करते हैं बात यार. इस पे if anyone is interested get in touch with me guys. Let's do a partnership. क्या ख्याल है. चलें जी. एडवोकेट नाजिया कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. Me and my family are passive listeners of your show. My children are listening your show with Nashta. Kindly tell me any app or website for improving spoken English ability of my children. देखिए नाजिया इंग्लिश मुझे कोई पर्टिकुलर ऑनेस्टली कोई वेबसाइट या कुछ नहीं पता होगी, लेकिन देयर इज सो मच रिसोर्स अवेलेबल, देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट राइट नाउ कि यकीन जाने सिर्फ आप गूगल सर्च करने की बात है. लेकिन देखिए मेरे लिए जो है ना नाजिया एक बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है. और क्योंकि हमारे ज़माने में तो ज़ाहिर है ये इंटरनेट वगैरह इतना, जिस वक्त हम अंग्रेज़ी की अपनी जो है वो सीखने की दाग बेल डाल रहे थे और बुनियादें हम जो है वो उसकी खोद रहे थे, मेरा ज़ाती तौर से ये ख्याल है कि अंग्रेज़ी अपने बच्चों के साथ बैठ के आप न्यूज़ चैनल्स देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज निकालिए. नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये सारी देखिए. और मेरा ये ख्याल है कि उसमें रुक के बच्चों के साथ हर थोड़ी देर बाद स्टॉप लीजिए और बच्चे से पूछिए कि उन्हें क्या समझा और उनके क्या समझ में आई, जो बात कही गई है इसमें क्या कहा गया है एंड ऑल. एंड आस्क योर चिल्ड्रन टू ट्राई टू फ्रेम द आंसर्स इन इंग्लिश एज वेल. आई मीन जो भी वो समझ रहे हैं उसको अंग्रेजी में बताने की कोशिश करें. आई अंडरस्टैंड. देखिए बात बड़ी सिंपल है. हमारे यहाँ ज़ाहिर है अंग्रेजी जो है वो एक तरह का मेयार, एक तरह का पैमाना, बेंचमार्क बन गया है लोगों के पढ़ा लिखे होने का. और हमारे यहाँ अब एक दफ्तरी जबान भी जो है वो अंग्रेजी ही है. तो मजबूरी है सीखना, ज़ाहिर है सीखनी तो है. तो मैं आपको ये बोलूंगा बाकी आप गूगल पे जाएं, जस्ट सर्च इट, बिकॉज मुझे कभी इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी इन केस ऑफ मी एंड माई चिल्ड्रन. तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि मुझे पता नहीं, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत स्टफ मिल जाएगा. लेकिन मैं आपको वही ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला बताऊंगा. जो आपका स्क्रीन टाइम है बच्चों के साथ उसको कंस्ट्रक्टिव बनाएं. कोई डॉक्यूमेंट्री या न्यूज़ वगैरह, कोई इतने सारे केबल पे चैनल्स आ रहे होते हैं, उन पे बैठ के देखें. नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप सर्च कर सकती हैं गूगल पे, डॉक्यूमेंट्रीज टू बी वॉच दैट कैन बी वॉच विद चिल्ड्रन. वो आप देखिए और देखने के बाद जो है वो फिर उनको डिस्कस कीजिए और आई एम श्योर इससे आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी. रमजान गोंदर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सियालकोट. आई एम लिसनिंग टू यू विद माय डॉटर लाइबा एंड जोहा. हेलो लाइबा एंड जोहा, हाउ आर यू डूइंग? शाहीन ताहिर क्या हाल है, खैरियत? एंड देन आप अपनी कुटिया जो गिलगित में लें उस पे लिखा दें सब माया है. बिल्कुल जी. जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है और उस कुटिया के
माथे पर लिखवाया है माया है. क्या बात है जी, जबरदस्त, बेहतरीन. ये फैसल लतीफ थे सिंगर, एक उन्होंने बड़ी जबरदस्त ये गाई थी यार. ये मिल गई तो चलाएंगे किसी दिन यार. माया है, क्या बात है. मलिक सज्जाद कहते हैं आपके प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करें. ऐसे पार्टिसिपेट करें यार, आप पार्टिसिपेट करके कह रहे हैं प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करें. और ये जबरदस्त यार, ये क्या हो गया. डॉक्टर मौसम खान न्याजी ने मुझे अभी फॉलो किया है. डॉक्टर मौसम खान न्याजी, मुझे ये इनके इतने कम फॉलोवर्स क्यों हैं. याद है डॉक्टर मौसम, ये ग्रेट साइंटिस्ट जो हैं. अब तेरी उनका इंट्रो लिखा हुआ है, ग्रेट साइंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डाइट स्पेशलिस्ट, डाइट की स्पेलिंग गलत है, स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एंड चेयरमैन पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान अमन लीग एंड चीफ एग्जीक्यूटिव न्याजी केमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड. वाओ यार, डॉक्टर साहब का जबरदस्त वो है, देखा होगा आपने इनको यार, बट बेहतरीन बैकग्राउंड है इनका, वैसे कोई शक नहीं है. कलीम जाफरी साहब सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू सो मच साहब, खुश रहिए. चलें आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. यार आज भी अखबार में इश्तिहार नहीं है बॉस, अखबार कैसे चल रहे हैं मुझे नहीं पता. ओके जी, वजीर आजम साहब का बयान आया हुआ है, कहते हैं इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख दे अमल करेंगे. शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मशावरती इजलास, इंतखाबी मुहिम शुरू करने, इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर गौर. IMF मुआहिदा इसी माह होने की, यार खुदा का खौफ करें. कहते हैं जी IMF मुआहिदा इसी माह होने की तवक्को है, ताखीर हुई तो कौम को एतमाद में लूंगा. नवाज शरीफ की क़यादत में माशी इस्तेहकाम लाएंगे. तकरीब से खिताब, मरियम की मुलाकात, कायदे नून लीग का पैगाम पहुंचाया. कायदे नून लीग खुद पैगाम नहीं पहुंचा सकते, जो मरियम की जरूरत पड़ गई इनको. लेकिन खैर चला आगे बढ़ते हैं. मरियम नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने कल जलसा किया शुजाबाद में. कोई बहुत इंप्रेसिव जलसा नहीं था जाहिर है, लेकिन फिर भी 12 जलसा उन्होंने जो है वो कर दिया है. और मरियम भी अंधेरे में जलसे करती हैं जाहिर है, आपको पता है. लेकिन आई डोंट नो वेदर कराची में शारा कायदीन पर जमात इस्लामी ज्यादा लोग जमा करने में कामयाब हुई या मरियम शुजाबाद में. लेकिन जो भी है जलसा उन्होंने क्या कहते हैं, फितना अंजाम को पहुंच गया, अब उसे कोई वोट डालने नहीं आएगा. जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस. तो बहरहाल जी ये तो जाहिर है जब इलेक्शंस होंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा, और इलेक्शंस हो जाते तो हमें पता भी चल जाता. लेकिन खैर चलें जी, जरदारी साहब अपनी आंख का चेकअप कराने दुबई पहुंच गए हैं. ओके, वैसे हमने सुना है सिंध में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं. शदीद समंदरी तूफान का खतरा, फौज से मदद तलब, हजारों खानदानों के इनखला की तैयारी. कराची में साइन बोर्ड उतारने का हुक्म. बेपुरजुआए जुमेरात की सपहर केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान. कराची, बदीन, ठट्टा समीत जनूबी अजला में मंगल से तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिशों की पेशेंगोई. कराची में हीट वेव का इम्कान. साइलों पर 9,000 खानदान मुतासर हो सकते हैं. रिहाइश का इंतजाम कर लिया गया. वजीर आला का कहना, दफा 144 नाफिज कर लिया गया. मच्छरों को समंदर में ना जाने की हिदायत. केटी बंदर पर 12 फुट बुलंद लहरें मुतवक्को. अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह खैर करे. चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. फजलुर रहमान कहते हैं हमने चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट जमीन बोस किया. ओके, रूस से खाम तेल का पहला बहरी जहाज कराची पहुंच गया. जहाज पर 45,000 टन ऑयल मौजूद. दूसरी खेप एक हफ्ते में जो है वो मौसूल हो जाएगी. सिराजुल हक ने कल शारा कायदीन में जलसा किया. आपको पता है कि एक ओपन उनके बकौल एक ओपन रिगिंग हो रही है कराची में मेयर के इलेक्शन के हवाले से. कहते हैं 3 लाख वोट वाले 9 लाख वालों को हराने की साजिश कर रहे हैं. हाफिज नईम मेयर कराची होंगे, जरदारी मैंडेट तस्लीम करें. अच्छा जी, PTI का इस हवाले से सईद गनी का ये कहना है हाफिज नईम मेयर बनने की लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं. ठीक है. मुराद अली शाह साहब का ये कहना है अब मुल्क भर में सिंध जैसा इस्तेहकाम लेकर आएंगे. या अल्लाह. चलें जी, ओके आगे बढ़ते हैं. हाँ यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है. खेलों की खबरों में भी इसका जिक्र हो सकता है और यहाँ पे भी इसको बात करना जरूरी है. चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में तनाजा जारी. जरदारी जका अशरफ के नाम पर डट गए. जरदारी का नजम सेठी को मुलाकात का वक्त देने से गुरेज. क्रिकेट बोर्ड का ओहदा वजारत बैन सूबाई राब्ता के मातहत है. अगले चेयरमैन जका अशरफ होंगे. नून लीग से तय हुआ था. हमने महीना पहले समरी वजीर आजम हाउस भिजवा दी थी. वजीर मुमलिकत एहसान मजारी का ये कहना है. देखिए, ये बेसिकली मामला आपको बता ये रहा है कि इन दोनों पार्टियों के दरमियान अभी भी जो रिफ्ट्स हैं वो किसी भी मामले में बढ़ सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली आई एम प्रीटी श्योर दे विल कम टू अ कंक्लूजन.
लेकिन आई रियली डोंट नो हाउ इज आईसीसी लुकिंग एट दिस मैटर. ये भी एक ज़ाहिर है सिलसिला. लेट्स सी क्या होता है इसके हवाले से. ओके, अभी हम रुकते हैं यहाँ पे बिकॉज अब वक्त हो गया है टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and lots to talk about today in the program when it comes to sports. लेकिन जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की खबर है वो ये है कि हमारी सनराइजर्स की क्रिकेट टीम ने जो है वो कल एक और मैच अपने नाम कर लिया. वेल डन टू द सनराइजर्स क्रिकेट टीम. कल कराची के मशहूर इंटरनेशनल स्टेडियम अन्नू भाई पार्क में जो है वो ये मैच खेला गया और इस मैच में जो है वो टीम ने कामयाबी हासिल की. मेरे पास स्कोर कार्ड तो इसका नहीं है इसका, लेकिन अगर किसी के पास स्कोर कार्ड है तो मुझे भेज दे, जिसमें मैं टॉप परफॉर्मर्स के नाम जो है वो बता दूंगा. लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम और कप्तान हमारे जो हैं मिस्टर यूसुफ नवाब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से जो है वो कबूल कीजिए. राइट, चलें जी. और क्या सीन है? और ये सीन है खेलों के हवाले से जी. बड़ी खबर कल टेनिस के मैदान से आई और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले नोवाक जोकोविच ने जो है वो राफेल नडाल का सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स टेनिस टूर्नामेंट जीतने का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है. वेल, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता ये चलूं दैट टेनिस में वैसे तो पूरे साल ही तकरीबन पूरे साल टेनिस के टूर्नामेंट चल रहे होते हैं. छोटा सा एक ब्रेक आता है, लेकिन उसमें 4 टूर्नामेंट बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, जिसमें जिनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है. जिसमें साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद मई के महीने में फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद जून जुलाई में जो है वो विंबलडन होता है और फिर सितंबर के महीने में जो है वो यूएस ओपन होता है. ये 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं और इन चारों के जो फाते होते हैं इनको असल जो है ना वो जो प्लेयर्स होते हैं वो बेसिकली अपनी टोटल नंबर ऑफ टाइटल्स के बजाय उनको जो याद रखा जाता है दुनिया में वो ये ग्रैंड स्लैम्स कितना जीता है. सो यही सिलसिला गोल्फ में भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं. और ये तो इसमें क्या है कि इस वक्त अब तक जो रिकॉर्ड था 22 ग्रैंड स्लैम्स जीतने का वो राफेल नडाल के पास था. स्पेन से उनका ताल्लुक था. 22 ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाब हुए वो. लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है ये हासिल कर लिया है कल फ्रेंच ओपन में कामयाबी के बाद नोवाक जोकोविच ने. वैसे तो नडाल ने बहुत फ्रेंच ओपन जीते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि वो ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर द टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज, टूर्नामेंट से वो पहले ही पुल आउट हो गए. तो जैसे कहते हैं ना, रास्ता तकरीबन खुल सा गया था नोवाक जोकोविच के लिए. और कल जब खेल का आगाज हुआ पहले सेट में इनका मुकाबला था नॉर्वे के कैस्पर रूड के साथ. और जब मैच का आगाज हुआ तो फिर तो लगा ऐसा कि भाई ये नोवाक जोकोविच पता नहीं किस मूड में है, क्या है सिलसिला. बिकॉज पहले ही 2 जो है वो उन्होंने ब्रेक कर ली थी अगेंस्ट ये 24 ईयर ओल्ड कैस्पर रूड है, नॉर्वेजियन. उन्होंने पहली 2 ब्रेक की, ही वाज लीडिंग 4-0. लेकिन उसके बाद से जोकोविच ने कमाल कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि फिर उन्होंने दम लिया टूर्नामेंट जीत कर ही. पहला सेट टाई ब्रेकर पे गया, 7-6 जीतने में कामयाब हुए. उसके बाद 6-3 दूसरा सेट अपने नाम किया और फिर तीसरा सेट भी इन्होंने टाई ब्रेक पे 7-5 अपने नाम करके फ्रेंच ओपन भी अपने नाम किया. और इसके अलावा 23 ग्रैंड स्लैम्स जीतने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं. और he has also become the first man to win all 4 major titles at least 3 times. फ्रेंच ओपन जिसमें जो है वो तीसरी बार कामयाब हुए. इससे पहले 2016, 2021 और अब 2023 में वो जीतने में ये टूर्नामेंट कामयाब हुए हैं. सो yeah, congratulations to all Novak Djokovic fans. I'm not his fan, but बहरहाल मेरे कुछ दोस्त हैं जो उसके बड़े फैन हैं, तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो. तो ये हो गई बात टेनिस की. ना ऑल आईज आर ऑन द ग्रास कोर्ट नाउ बिकॉज आपको पता है कि अब विंबलडन का टाइम है इसके बाद. और मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो इस वक्त नहीं लग रहा कि दुनिया में कोई प्लेयर इस वक्त ऐसा मौजूद है जो कि नोवाक जोकोविच को फिलहाल चैलेंज दे सके. सो नंबर 25, नंबर 24, नंबर 25, नंबर 30, Where is that all going to stop? We don't know. चलें जी, अब क्या सीन है? अब ये सीन, आज ये स्कोर कार्ड आ गया है मेरे पास सनराइजर्स 11 का. स्काई 11 वर्सेस सनराइजर्स 11. कौन है भाई हमारा टॉप परफॉर्मर? बॉलिंग में 3 विकेटें हासिल की बाकर ने. ऑलराइट, वेल डन. अब्बास गॉट 2 विकेट्स. ओके. एंड अगर हम बैटिंग की बात करें तो फिर
यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्कोर कार्ड है यार. ओके, इमरान हमीद साहब सर, उन्होंने 13 गेंदों पे 29 रन आउट हुए, वो भी 2 छक्के 2 चौके. भाई ये बड़े हमारे फिट प्लेयर हैं भाई. दानिश को मुझे लग रहा है कि नजर लग गई है यार. क्या हो गया, रिटायर्ड, अल्लाह खैर करे. 22 गेंद, ठीक हो भाई, क्या हो गया. 22 गेंदों पे 20 रन इन्होंने बनाए. तसद्दुक ने 10 गेंदों पे 22 रन बनाए. और वेल डन गाइस, वेल डन. तो इन्होंने टोटल जो है वो मुझे लग रहा है कि बासानी चेस कर लिया है. सो बेहतरीन कारकर्दगी का जो है मुजाहरा किया और मैच 8 विकेटों से जीतने में कामयाब हुए. सो वी वर नॉट चेजिंग अ बिग टोटल देयर, कोई बहुत बड़ा टोटल चेज नहीं करता, बिकॉज उनकी पूरी टीम 18 जो भी स्काई 11 थी. अबे बड़ी टाइट टीम है स्काई 11, पता नहीं है आप लोगों को. 18.3 ओवर्स में 85 रन बनाकर आउट हो गई. चलो जल्दी से अब बात करते हैं एक छोटे मैच की. ये बड़ा मैच तो यही था, छोटा मैच था जी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ कल, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का ग्रैंड स्लैम मुकम्मल कर लिया. लाइक कोई टूर्नामेंट छोड़ना नहीं इनको यार. अभी तक इसमें बच गए थे. लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल नहीं खेल पाया था बिकॉज उनके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डॉक कर दिए गए थे बिकॉज सम ओवर रेट और समथिंग. लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियंस दे वर आउट देयर विद अ वेंजेंस, और उन्होंने इंडिया की टीम को जो है वो शिकस्त दे दी है. इंडिया की टीम को उन्होंने शिकस्त दी है इन द फाइनल. और कहना यही पड़ेगा, अ मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट was in complete control. कल इस मैच में, इसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 209 रन के वाज़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी. 444 रन का दूसरी इनिंग्स में टारगेट चेस करने को दिया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को, और इंडिया की पूरी टीम 234 रन बनाकर आउट हो गई. एक मौके पर ओवरनाइट ऐसा लग रहा था इस मैच में कि जिस वक्त विराट कोहली जो है वो बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ अजिंक्य रहाणे जो है वो बैटिंग कर रहे थे, लग ये रहा था कि शायद इस मैच में जो है वो कुछ दिलचस्पी रहेगी. लेकिन विराट कोहली, हमें पता है कि जी जहां पे उनकी खूबसूरत एक्सक्विजिट ड्राइव्स जो हैं वो उनकी बल्लेबाजी का बहुत ही एक मैं कहूँगा एक बड़ा जाज़िब नजर एक एलिमेंट है. वहीं पर ही हैज लॉस्ट हिज विकेट अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग दैट शॉट, एंड ऑस्ट्रेलिया न्यू कि ही कैन बी वेरी एक्सट्रावेगेंट प्लेइंग दिस ड्राइव. और ऐसा ही हुआ था, कैच बड़ा खूबसूरत लिया. आई थिंक स्टीव स्मिथ गॉट दैट कैच. हवा में मोल्लक होकर उन्होंने जो है वो स्लिप पे ये कैच लिया था. लेकिन जैसे कहते हैं एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रैप सेट किया था बोलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की कल. और बोलैंड का जो वो ओवर था जिसमें उन्होंने विराट कोहली को आउट किया, उसमें शायद 2 गेंद छोड़ के ही उन्होंने रविंद्र जडेजा की भी जो है विकेट हासिल की. वो कॉट बिहाइंड एलेक्स कैरी ने उनका कैच लिया, and that was the point where Australia won that game because उसके बाद रेजिस्टेंस ज्यादा चली नहीं. अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली 49 रन बनाकर आउट हुए. He was the highest run getter for India in that inning. 43 रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए. 46 रन बनाए 108 गेंदों पे अजिंक्य रहाणे ने. 23 रन बनाए श्रीकर भरत ने, और दैट वाज इट. स्कॉट बोलैंड गॉट 3 विकेट्स इन दैट इनिंग. 4 विकेटें तमाम नेथन लाइन लेने में कामयाब हुए. इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे ट्रेविस हेड, बिकॉज ट्रेविस हेड ने पहली इनिंग में जो शानदार इनिंग खेली, 163 रन की 174 गेंदों पे, जिसमें 25 चौके और 1 छक्का शामिल था. दैट वाज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड. जिस अग्रेशन के साथ उन्होंने बैटिंग की, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, आई थिंक इंडियंस गॉट कैरिड अवे बाय लुकिंग एट द विकेट और बाय लुकिंग एट द वेदर ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग. और वो जो टॉस जीत के उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया से बल्लेबाजी कराई, तो यस पहला 1-1.25 घंटा जो है वो मुश्किल था, लेकिन उसके बाद से थिंग्स गॉट प्रीटी इजी फॉर देम. तो भाई ये हो गया है सिलसिला कुछ क्रिकेट का, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी अपने इख्तिताम को पहुंच गई है. अब टेबल्स एक बार फिर से 0 पर आ जाएंगे. पाकिस्तान के लिए दिस इज अ वेरी वेरी टफ साइकिल नाउ, और कुछ अब मुश्किल अवे सीरीज पाकिस्तान को खेलनी है ज़ाहिर है, जिसमें इस साल के इख्तिताम पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की सीरीज आने वाली है वो भी उसमें से एक शामिल होगी. तो पाकिस्तान तो हमें फिलहाल अभी खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, लेकिन खैर चलें जी. ओके, चैंपियंस लीग का फाइनल भी हुआ है ओवर द वीकेंड. मैनचेस्टर सिटी हैज मैनेज्ड टू विन अपना ट्रेबल कंप्लीट करने में कामयाब हो गए. कांग्रेचुलेशंस मैनचेस्टर सिटी. थोड़ी सी पुरानी खबर हो गई है, लेकिन फिर भी जी वेल डन. 1-0 से कामयाबी हासिल की. इंटर मिलान वुड बी रियली हार्ट ब्रोकन. आई थिंक इंटर प्लेड रियली वेल, और जिस तरह की फॉर्म में मैनचेस्टर सिटी चलती आ रही है, कहना पड़ेगा कि जी इंटर दे एक्चुअली गिव देम अ वेरी वेरी गुड फाइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट फिनिश ऑफ द गेम. सो जो जीता वही सिकंदर. रॉड्री के गोल की बदौलत जो है वो कामयाबी हासिल की मैनचेस्टर सिटी ने. तो प्रीमियर लीग जीतने में कामयाब हुए, FA कप जीते, और अब उन्होंने दे गॉट द बिग वन, चैंपियंस लीग एज वेल. सो अनदर इटालियन साइड गेटिंग बीटन इन द फाइनल. रोमा हारी है फ्योरेंटीना. यूरोपियन फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ.
रोमा हारी है, फ्योरेंटीना हारी है और अब इंटर मिलान भी हार गई है. सो या वेल डन. इसके अलावा पाकिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम को शिकस्त हुई है 3-0 से मॉरिशस के हाथों. एक फ्रेंडली टूर्नामेंट चल रहा है मॉरिशस में. पाकिस्तान की टीम ने तीनों अपने जो गोल खाए वो सेकंड हाफ में खाए. तो सैड रिजल्ट फॉर पाकिस्तान टीम. याद रहे कि जी पाकिस्तानी टीम में बहुत सारे लोकल खिलाड़ियों के साथ साथ यूरोप से भी खिलाड़ी इंपोर्ट किए गए हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स जिनको साथ मिला के खिलाया जा रहा है. बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट गेम. आई डिड नॉट सी दैट गेम, लेकिन जो दोस्त थे मैंने रिपोर्ट ली, उन्होंने बताया ये कि भाई कम गोल पड़ गए, वरना सेकंड हाफ में पाकिस्तान की जो डिफेंस था वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था. 4-5 गोल पड़ सकते थे. बट बहरहाल चलें जी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी बेहतर खेलेंगे. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. सुबह 8:23 हो चुके हैं और शैला वकास कहती हैं कराची वाले पहुंच जाएंगे 12 फुट की वेव्स देखने. यार वैसे कोई भरोसा नहीं है. अभी ये खबर आई है कि केटी बंदर में ये जो समुद्री तूफान बीपोर जॉय टकराने वाला है. आई थिंक ये कराची तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के साहिलों से नहीं टकराएगा, लेकिन कहते हैं जी गुजरात और केटी बंदर यानी बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर पे आके जो है ना इसका लैंड फॉल हो सकता है. सो कहते ये हैं कि केटी बंदर के साहिल पे 12 फुट ऊंची जो है 12 फीट ऊंची लहरें आ सकती हैं. तो वाकई यार लोग हमारे यहाँ तो साहिल पे देखने जो है ना वो पहुंच जाएंगे और क्या कह सकते हैं यार लोगों का. वाकई सीरियसली कोई हल नहीं है इनका. लेकिन खैर चलें जी. ओके भाई, टुडे इज द 12th of June और 12th of June के हवाले से आपको हम बताते चलें कि आज पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड जावेद मियांदाद की जो है वो सालगिरह है. और हमारे दोस्त डॉक्टर दिशांत बेग सुबह हमें भेज चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ही रखा था कि इसको शामिल करूंगा अभी मैं, लेकिन शुक्र है आपने मुझे रिमाइंड करा दिया डॉक्टर साहब अभी इंस्टा लाइव पे. जावेद भाई हैज टर्न्ड 66 नाउ. माशाल्लाह 66 साल के हो गए हैं जावेद मियांदाद. 124 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेले, 233 ओडीआईज खेले हैं, 16,213 इंटरनेशनल रन इंक्लूडिंग 3100. पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट. सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, इसको जरा चेक कर लेते हैं. और इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन. क्या बात है जावेद भाई. ESPN Cricket Info regarded him as the greatest batsman Pakistan has ever produced. हाँ बिल्कुल, arguably. I mean we can talk about that. I think a lot of people say that Hanif Mohammad perhaps was the greatest batsman because जिस लेवल की बॉलिंग उन्होंने फेस किया और जिस तरह उन्होंने रन्स बनाए. हनीफ साहब का अपना एक बड़ा जबरदस्त मकाम था, लेकिन जावेद भाई ज़ाहिर है किसी से कम नहीं थे. और देखें भाई, मैं तो बड़ा खुल के हमेशा ये बात बोलता हूँ that when I was growing up उस जमाने में जावेद भाई जो हैं वो अजीम प्लेयर थे और मैं तो उनका इतना बड़ा फैन था दैट मेरे लिए ही वाज अ बिगर प्लेयर देन इमरान खान. इमरान खान द क्रिकेटर, ऑफ कोर्स. आई मीन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स हियर, राइट. इमरान खान द क्रिकेटर तो नाम ले सकते हैं ना यार, वर्ल्ड कप विनर है. सो ही वाज द बिगर प्लेयर, ही वाज द बिगर. जावेद भाई, आई मीन मुझे याद है जब जावेद भाई के 8,000 रन हुए थे तो एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मुझे बुलाया था कि आप तकरीर करें. मैंने तकरीर की थी वहां पे जावेद भाई. याद है मेरी अखबार वतन में मेरी तस्वीर भी आई थी यार. तो वेरी बिग फैन जावेद भाई. या भाई हैप्पी बर्थडे जावेद भाई, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए. और बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर थे वो, जो कहते हैं जी कराची की जो स्ट्रीट फाइटिंग स्पिरिट थी वो ये क्रिकेट के मैदान में लेकर आए थे. और ब्रेव क्रिकेटर था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डरता नहीं था किसी से यार. यही माइंडसेट हमें चाहिए जावेद भाई वाला. जबरदस्त, ग्रेट. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है, फौज कहते हैं आई हैव मैसेज यू रिगार्डिंग एडिंग माय नंबर इन द कराची व्हाट्सएप ग्रुप. किधर मैसेज किया है फौज, किधर किया है मुझे बता दो, मैं अभी आपको ऐड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है यार. लेकिन अपना तारुफ कराने के लिए तैयार रहिएगा. रफीउल्लाह खान साहब कहते हैं पाक है वो जात जिसने इन चेहरों से टपकती अफसुर्दगी मेरे लिए राहत और तस्कीन का पूरा सामान कर रखा है. रफीउल्लाह खान साहब का मैसेज आया. नहीं, ये तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लीडरान की तस्वीर की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं सौरव गांगुली और रवि शास्त्री साहब का. जब कमेंट्री बॉक्स से इनकी शक्लें दिखाई गई तो इनकी शक्लें उतरी नजर आ रही थी. एंड ये बेसिकली उस हवाले से जो है ये बात कर रहे हैं. अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, ठीक हो गया जी. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि 8:26 है और कोई और मैसेज तो नहीं हमारे पास, कोई मैं रह तो नहीं क्या. हाँ जी बिल्कुल, शारिक किदवाई साहब ने जिक्र किया है चिल्ड्रन फाउंड आफ्टर 40 days इन अमेजोन. ये हमने इस पे सुबह इसके हवाले से बात की है. इन बच्चों की बहुत ही जबरदस्त जो एक सर्वाइवल की
स्टोरी है एंड व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी दिस इज. कोलंबिया के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो है ये बच्चे 40 दिन किस तरह इन्होंने सर्वाइव किया. ज़ाहिर है अभी बहुत इसकी स्केची डिटेल्स जो हैं वो आना शुरू हुई हैं. अभी तक हमारे पास तफसीली मालूमात जो हैं वो नहीं है और इस वजह से जैसे ही हमारे पास जो है वो हो जाएंगी तो फिर हम आपके साथ ज़ाहिर शेयर भी करेंगे. लेकिन यही बताया गया है कि इन बच्चों ने किन खानों पर जो है वो सर्वाइव किया एंड ऑल, बिकॉज जस्ट इन केस यू डू नॉट नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी. और हुआ कुछ इस तरह था कि एक प्लेन क्रैश हुआ था इन अर्ली मई और उसमें हुआ ये था कि ये 4 बच्चे मौजूद थे. इट वाज अ सेस्ना सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट दैट क्रैश्ड इन द रेन फॉरेस्ट. और आपको पता है कि ये रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका के हैं, अमेज़न फॉरेस्ट एंड ऑल, ये बहुत थिक रेन फॉरेस्ट होते ही बहुत थिक हैं और उसमें कोई चीज़ अगर गिर जाए, कोई चीज़ खो जाए, कुछ हो जाए, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन अल्लाह ने इन बच्चों की ज़िंदगी जो है वो लिखी हुई थी. और उसमें हुआ ये कि ये प्लेन जो है ये क्रैश हुआ और इसमें 3 लोग जो है वो मौके पर ही हलाक हो गए, जिसमें इन बच्चों की वालदा थी, पायलट थे और एक और पैसेंजर थे. लेकिन ये 4 बच्चे, क्योंकि जब इनका ये प्लेन मिला और इसकी जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू शुरू हुआ, सो दे फाउंड द रैकेज ऑफ द प्लेन. और आप वो देख भी सकते हैं कि बिल्कुल नोज डाइव जो है वो प्लेन ने किया है. प्लेन का फिर भी फ्रंट पार्ट तो ज़ाहिर है डैमेज हो गया था, जिसमें ज़ाहिर है उनके वो पेरेंट्स वगैरह एंड और बच्चों की जो वालदा थी उनका पायलट जो है वो इंतकाल कर गए. लेकिन उसकी जो बॉडी थी, जो पीछे का पार्ट था, अदर देन द कॉकपिट पार्ट, दैट वाज सेफ एंड सिक्योर. तभी शायद बच्चे जो हैं वो सर्वाइव करने में कामयाब हो गए. तो बच्चों की जो है वो रिमेन्स नहीं मिली, उनकी बॉडीज नहीं मिली. तो फिर यही सर्च पैदा हुई कि यार ये जस्तुजू पैदा हुई कि यकीनन ये बच्चे सर्वाइव कर गए और इस वक्त वो कोई आबादी के ताकुब में या कहीं ढूंढने जो है वो निकल गए हैं. तो इसमें सबसे जबरदस्त बात थी वो ये थी, जो बच्चों की उम्रें जो थी, 13 साल का बच्चा था, हिज नेम वाज लेस्ली. इसके अलावा मोकुतुआए जिसका 9 साल का था, 4 साल का एक बच्चा जिसका नाम जेको बोम्बारी. ओके. एंड देन इसके एक लेस्ली, अच्छा नहीं, ओके, लेस्ली था, सोलेनी था, एंड देन देयर वाज द थियन जो कि 4 साल का था, एंड देयर वाज एन इन्फेंट, 1 साल का एक बच्चा जिसका नाम क्रिस्टीन था. ये चारों बच्चे जो हैं ये सर्च पे निकल गए. तो उनको डिफरेंट इस तरह के जो सर्च वाली टीम थी उनको इस तरह के क्लूज मिलते रहे, बच्चों के फुट स्टेप्स मिलते रहे, बच्चों का डाइपर कहते हैं जी एक मिला था, जिससे उनको अंदाजा ये हुआ कि ये बच्चे इन्हीं रास्तों में जो हैं वो जा रहे हैं. और इवेंचुअली एक बहुत तवील सर्च के बाद, तकरीबन 40 दिन की सर्च के बाद जो है वो इन बच्चों को ढूंढने में कामयाब हुए. चिल्ड्रन हैव बीन, दे लुक फ्रेल बट दे आर इन गुड हेल्थ. उनको हॉस्पिटल जो है वो लेकर गए एंड दे आर रिकवरिंग राइट नाउ. सो इनकी मजीद डिटेल्स जो हैं वो आना शुरू होंगी. बट द अनफॉर्चुनेट न्यूज इज दैट द मदर कुड नॉट सर्वाइव इन बच्चों की. सो वी डोंट हैव एनी मोर डिटेल्स अबाउट दैट एज वेल. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑलराइट, चलें जी. यूनुस, देन इंजी, देन मियादाद. बिल्कुल जी, इसमें शक नहीं है. यूनुस हैं, देन इंजी हैं एंड देन मियादाद. ये पाकिस्तान के टॉप हाईएस्ट रन गेटर. लेकिन अली टी कहते हैं YK इज हाईएस्ट, जावेद मियादाद सेकंड एंड इंजी इज द थर्ड. यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया यार. आप लोग इतनी यार क्या है यार, हम लोग इतनी बेसिक बातों पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं यार. गलत बात है यार, बहुत गलत बात है. चलें जी, ओके. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलो जी, बजट के हवाले से बात करते हैं अगले 7 मिनट में. यार देखिए, पहले मैं एक बताऊं मैं बात, यार एक जमाना था जब बजट आया करता था तो एक एक्साइटमेंट सी हुआ करती थी, डिस्कशन हुआ करते थे. मुझे याद है टेलीविजन चैनल पे स्पेशल बजट ट्रांसमिशंस एंड ऑल. खैर अभी टीवी में देख नहीं रहा हूँ. अरे बाय द वे माशाल्लाह आज बड़े दिनों बाद हमारा शो ट्रेंड कर रहा है नंबर 5 पे इस वक्त. क्या बात है. एनीवे, तो एक जमाने में बड़ी वो सारी हुआ करती थी, ट्रांसमिशन हुआ करती थी एंड ऑल. लेकिन यार पिछले कोई कुछ सालों से जो है ना वो बजट का वो गेम ही ऑफ हो गई है. यानी कोई बजट की वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई है. और उसकी रीजन जो है ना बहुत बड़ी वो ये है दैट अब बजट साल में एक नहीं होता, अब साल में मल्टीपल बजट जो है वो आ रहे होते हैं. तो जैसे मिनी बजट कहा जाता है. पहले एक जमाने में मिनी बजट एक सियासी तौर से एक नेगेटिव इस्तार, एक नेगेटिव कॉनोटेशन की जाती थी कि मिनी बजट लाने की तैयारी की जा रही है. ये ऑपोजिशन इल्जाम लगाया करती थी, हुकूमत कहती थी कोई मिनी बजट नहीं आएगा. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मिनी बजट एज अ कॉन्सेप्ट इस वक्त एक सिक्का राइजुल वक्त बन गया है. और ये जो मैंने इसहाक डार साहब के जब बजट के तकरीर, तो खैर उनकी सुनने का कोई फायदा था ही नहीं, लेकिन उनकी जब बजट प्रेजेंट हो गया और उसके इक्तबासात जब मैंने पढ़े और जब उसके मोटे मोटे मैंने पॉइंट देखे, मैं आपको नंबरों में नहीं डरा रहा या नहीं नंबरों में नहीं फंसा रहा मैं आपको, लेकिन उसके जब मोटे मोटे मैंने जब पॉइंटर्स पढ़े तो मुझे अंदाजा ये हुआ कि अबे यार ये तो इलेक्शन पे जाने की तैयारी है. बिकॉज यार एक अजीब से टाइम पे बजट प्रेजेंट हो रहा है, इलेक्शन. अब मैंने शायद सुबह कैलकुलेट कर बताया कि 67 दिन की हुकूमत अब ये रह गई है.
अब 67 दिन में ये हुकूमत इस बजट का क्या करेगी? एक बात बड़ी क्लियर लग रही है कि कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स लेकर, कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है इस बजट का, इस बजट में कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं की गई है और टेंशन ली नहीं है इसाक डार साहब ने कोई इस तरह की चीज़ों की. उन्होंने कहा जी आने वाले लोग देखेंगे. तो इसका मतलब ये कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाते हैं. आप देख रहे हैं कि नून लीग शायद इंतखाबात की कुछ तैयारियां शुरू कर रही है. आज के अखबारात की हेडलाइन से आपको ये लग रहा है. इलेक्शंस की तैयारी जो है वो शुरू कर रहे हैं. तो ये बजट भी उसी का ही पार्ट है. तो कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए गए और बाकी सारा मलबा जो है वो लादा जा रहा है आने वाली गवर्नमेंट पे. तो अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं, नवंबर तक नई गवर्नमेंट जो है वो अपना चार्ज संभाल लेती है और नई गवर्नमेंट जो भी आएगी, वो पीडीएम की आएगी, डीडीएम की आएगी, सीबीएम की आएगी, जो भी आएगी वो फिर जाएगी. और जैसे कि इसाक डार साहब कह चुके हैं कि देखें जी शाहजेब, दिसंबर तक पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, यानी इंशाल्लाह जनवरी में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. वो कह ही रहे हैं बेसिकली, वो कहना ये चाह रहे हैं, जस्ट रीड बिटवीन द लाइन. ये शाहजेब के शो में उन्होंने ये बात बोली है. वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगली हुकूमत जो आएगी वो अब फौरन आके आईएमएफ से डिस्कशन शुरू कर दे, बिकॉज दिसंबर तक तो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड इफ द आईएमएफ इज नॉट देयर द डेंजर्स आर प्रीटी हाई. सो 2 पॉइंट्स पहले तो देख लेते हैं. दिस इज स्टॉप गो अरेंजमेंट. ये एक आईनी रिक्वायरमेंट पूरी की गई है. सिर्फ इस गवर्नमेंट को इलेक्शन तक ले जाने का प्लान है. 2 पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं. एक तो जो सैलरीज बढ़ाई गई हैं, पेंशन्स बढ़ाई गई हैं एंड ऑल, पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए गए हैं. एक हुकूमत जिसने पिछले साल पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन बोरोइंग की है, बदतरीन बोरोइंग की है. उन्होंने मजीद अपने आप को कर्जा लेंगे और जाहिर है वो इस तरह ये पैसे देंगे, बिकॉज दीज आर नॉट फंडेड अरेंजमेंट्स. कोई फंडेड अरेंजमेंट्स नहीं है कि मैंने यहाँ से पैसे काटूंगा कुछ करूंगा. ज़ाहिर इसके लिए हमें फर्दर बोरिंग करनी पड़ेगी. बहुत मैसिव इंक्रीमेंट दिया गया है सरकारी तनख्वाहों में. वेरी गुड इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई. लेकिन इसका क्या, अच्छा एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पेंशन्स में भी इजाफा किया गया. तो व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग कि आप लोगों की पॉकेट्स में और पैसे डाल रहे हैं, आप उनकी जेबों में और पैसे डाल रहे हैं. अब जब लोगों की जेबों में और पैसे जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, मार्केट में जाके शॉपिंग करना शुरू कर देंगे और ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देंगे. जब वो ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी और ऑलरेडी एक मुल्क जिसमें 40% इन्फ्लेशन हो गई है, उसमें इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा होगा. और इस मजीद इजाफा इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का जो ये साइकिल है ये अभी चलता रहेगा. ये अभी तक पीक नहीं किया है, इसमें और मुसीबत आएंगी. सो वेरी अनथॉट आउट पॉलिसीज आ रहे. लेकिन इसहाक डार साहब को क्योंकि इलेक्शन में जाना है, उनकी हुकूमत को इलेक्शन में जाना है, पता नहीं क्यों चिंताएं ली हैं. ये सारी मुसीबतें पीटीआई को झेलने देते ये लोग, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था. बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. ये हो गया काम. टैक्स द टेक्स्ट, जिस पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है उस पे ऑलरेडी टैक्स लगा दिया गया है. इस बार लकीली हमारे आपके जैसे सैलरीड लोग जो हैं उनकी बचत हो गई है. जो फंसे हैं वो फंसे हैं कॉर्पोरेट्स, पाकिस्तान की कॉर्पोरेट्स. उन पे सुपर टैक्स 2015 में सुपर टैक्स लगाया गया था. इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, याद है अगर आपको, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था एपीएस के बाद, रद्दुल फसाद और ज़र्ब अज़ब और ये सारी चीज़ें जो हमने की थी, उसमें बड़ी तादाद में लोग वजीरिस्तान के, दोनों वजीरिस्तान और इसके अलावा स्वात वगैरह से जो है वो माइग्रेट करके पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में फैल गए थे. जनरली कराची में ही आए थे ज़्यादातर लोग. आईडीपीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जिन्हें कहा जाता है. और ये आईडीपीज जो है उनके लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एक स्पेशल टैक्स लगाया गया था जिसका नाम सुपर टैक्स लगाया गया था. उस सुपर टैक्स को बढ़ा के 10% अब कर दिया गया है. ये बहुत बड़ा इजाफा है इसमें. पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी टैक्सों के बोझ तले शदीद दबी हुई हैं, उन पे और टैक्स जो है वो लाद दिया गया है. और अब इसका स्टॉक मार्केट में देखिए, अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखें, सेक्टर वाइज देखें तो कोई खास नहीं है, लेकिन कंपनियों कोई खास फर्क नहीं पड़ना. कुछ कंपनियों के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए नेगेटिव है, कुछ के लिए पॉजिटिव है. जनरली ये न्यूट्रल टू नेगेटिव बजट है फॉर द स्टॉक मार्केट. लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटीज आर गोइंग टू स्क्वीज. कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाली है और उसका इम्पैक्ट, जब कॉर्पोरेट के पास पैसे कम बचते हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, फैक्ट्रियां कम लगाते हैं, अपनी कॉस्ट कटिंग पे जाएंगे, लोगों को नौकरियों से फारिग करेंगे. सो ऑल इन ऑल एक पाकिस्तान की मुश्किल माशी सूरत हाल में एक बुरा बजट प्रेजेंट किया गया है और जिससे हमारे कोई माशी जो मसाइब हैं और दुलद्दुल हैं वो दूर नहीं होंगे और हम इसी विशिष्ट सर्कल का शिकार रहेंगे. दिस बजट रिप्रेजेंट्स द ट्रू लेगेसी ऑफ द मैन कॉल्ड इसहाक डार एंड टोटली जैसे कहना चाहिए कि क्लूलेस,
अबाउट व्हाट टू बी डन. एंड या IMF तो फिलहाल बाय बाय हो गया. तो IMF का तो खैर हम शुरू में जिक्र कर भी चुके हैं, तो वो तो अब हमें देखेंगे भी नहीं. अब हमें दोबारा से IMF को दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला प्रोग्राम नहीं. अब हम कोई दूसरा प्रोग्राम उनके पास जाएंगे और अब IMF जब आएगा कहेगा आ गया तू फिर जवान होके. चलें जी, वक्त आ गया. आप लोग तो इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. Wishing you all a wonderful day and week ahead. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan. Zindabad. This is Mira FM 107.4.